हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पार्ट 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स कैरियर कंसंट्रेशन पढ़ा था और पार्ट 2 के अंदर हम होल्स कैरियर कंसंट्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में जो फिगर हमने यूज़ किया था बैंड डायग्राम, वही यहाँ पर हम पार्ट 2 में भी यूज़ कर रहे हैं। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पर होल्स एग्जिट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए हैं और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है उस जगह पर होल क्रिएट हो जाता है। तो वैलेंस बैंड के अंदर होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने होल्स यहाँ पर प्रेजेंट है या होल्स की कंसंट्रेशन या डेंसिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एनर्जी E और E प्लस DE इस एनर्जी रेंज के लिए, यानी कि एक DE स्मॉल एनर्जी रेंज के लिए, स्मॉल एनर्जी के लिए नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो DNH हैं। इतने होल्स DE एनर्जी के अंदर प्रेजेंट हैं। जहाँ पर DNH जो है यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ZeDE इंटू 1 माइनस FE से। ZeDE क्या होगा? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी DE के अंदर कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, और ये 1 माइनस FE। हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को FE कंसीडर किया था, तो होल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस FE होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी हो गई है तो 1 माइनस FE इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स। तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट होल कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इन एनर्जी रेंज DE। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टोटल। उससे पहले हम ZE को डिस्कस कर लेते हैं। तो ZeDE यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज DE, उसको हम प्रेजेंट करेंगे हमारा वही फॉर्मूला जो हमने लेक्चर नंबर पार्ट 1 में हमने लिया था, π/2 8m/h²। अब यहाँ पर m होल्स के लिए होगा, इसलिए हम mh स्टार यानी होल का इफेक्टिव मास कंसीडर करेंगे, होल पावर 3/2। और अब बात आती है एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर यहाँ तक होल्स फिल हैं और होल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ क्रिएट होंगे, नीचे वाले जो बैंड्स हैं उसमें क्रिएट होते जाएंगे। सबसे पहले अपर मोस्ट जो लेवल होगा उसके होल्स कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद और लेवल नीचे वाले जो लेवल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप करेंगे और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएंगे। तो होल्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन नीचे की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रेंज आ रही है वो आ रही है EV माइनस E, क्योंकि EV यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी है और अभी जो इस डायग्राम में शो किया है वो E एनर्जी तक होल्स फिल हैं। तो इसका मतलब एनर्जी हो जाएगी EV माइनस E रेज़ टू द पावर हाफ और DE। तो इस तरह से हम ZeDE यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी DE कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने ZE की वैल्यू तो लिख दी ZeDE की, 1 माइनस FE हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 1 माइनस FE को कैलकुलेट करते हैं। FE हमें पता है, दिस इज फर्मी डिराक फंक्शन। फर्मी डिराक फंक्शन क्या था हमारा? 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF/kT। दिस इज फर्मी डिराक फंक्शन। अब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करिए। 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF/kT माइनस 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF/kT। एलसीएम ले लिया हमने, +1 से -1 कैंसिल हो गया और हमें मिल रहा है एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/kT डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/kT। इस जो ये एक्सप्रेशन हमें मिला है इसमें न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/kT से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर को एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/kT से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड करेंगे और इस एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से भी डिवाइड करेंगे। तो जब हम 1 से एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/kT को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एक्सपोनेंशियल उल्टा EF माइनस E/kT, क्योंकि 1/E माइनस EF/kT एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF/kT आएगा तो उसको हम उल्टा लिख देंगे, EF माइनस E/kT लिख देंगे।
और यहाँ पर क्या बचेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो हमें ये टर्म मिलेगी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ ई एफ माइनस ई इज़ ग्रेटर एंड ग्रेटर देन के टी से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ माइनस ई अपॉन के टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ माइनस ई अपॉन के टी इज़ ऑल्सो वेरी 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 ग्रेटर देन 1। ई एफ माइनस ई अपॉन के टी इज़ टू मच ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर जो 1 आ रहा है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम डिनोमिनेटर के 1 को नेगलेक्ट करें इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई अपॉन के टी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई अपॉन के टी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा, या तो एक्सपोनेंशियल लिख दें आप या ई टू दी पावर लिख दें। तो एक्सपोनेंशियल में हमें क्या टर्म मिल जाएगी, ई माइनस ई एफ अपॉन के टी वाली टर्म मिल जाएगी। ई टू दी पावर में भी हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, 1 माइनस एफ ई की वैल्यू मिली है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी, इसके अंदर हमने जेड ई डी ई की वैल्यू ये लिखनी है और 1 माइनस एफ ई की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 से लिखना है। तो ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 से भी नहीं, इसके पहले, क्योंकि 1 तो हमारा डी एन एच है, तो हमें तो एन एच फाइंड आउट करना है। हमने तो ये स्मॉल एनर्जी रेंज के लिए किया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें होल नंबर ऑफ होल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ होल्स मिल जाएंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एच। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होगी, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो एनर्जी कहाँ से, यहाँ पर अपर मोस्ट एनर्जी क्या है, यहाँ पर हमने ईवी से मेंशन किया है। और होल्स कहाँ फिल होते जाएंगे, होल्स नीचे की तरफ फिल होते जाएंगे। और कहाँ तक फिल होते जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फिल होते जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, और भी नीचे जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जम करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ होल क्रिएट होंगे। तो होल्स जो है नीचे वाले एनर्जी लेवल्स के अंदर पहुँचते जाएंगे और क्रिएट होते जाएंगे, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी तक, यानी यहाँ से शुरू, यहाँ पर तो ये अपर मोस्ट लेवल है और यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी लेवल तक इस तरह से होल्स जो हैं वो क्रिएट होते जाएंगे। इसका मतलब इसका लोअर लेवल क्या हो गया है, माइनस इन्फिनिटी, और अपर लेवल क्या हो गया, ईवी। तो लगा देते हैं हम इसी फॉर्मूले में, यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस इनफाइनाइट टू ईवी हमारी यहाँ पर लिमिट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 और 3 से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने 2 और 3 से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी π/2 8 mh स्टार अपॉन h स्क्वायर एस टू 3/2 और डी ई, ये तो हो गई हमारी जेड ई डी ई की वैल्यू, मतलब जेड ई की वैल्यू ये हो गई, डी ई हमने लिख दिया है, ई वी माइनस ई टू दी पावर हाफ, इट इज़ ऑल्सो इन जेड ई। और ये जो हमने निकाला है ई रेस टू या एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, दिस इज़ वैल्यू ऑफ 1 माइनस एफ ई। तो हमने इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ रख दी, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम इस एक्सप्रेशन में से कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो इस इक्वेशन में से जब हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हमें π/2 8 mh स्टार अपॉन h स्क्वायर रेस टू 3/2 और e रेस टू माइनस ई एफ अपॉन के टी, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए e रेस टू ई अपॉन के टी और ई रेस टू माइनस ई एफ अपॉन के टी, इनको अलग अलग कर दें तो ई रेस टू माइनस ई एफ अपॉन के टी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, क्योंकि यह भी कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू ई वी, और क्या बचा है, ई वी माइनस ई टू दी पावर हाफ बचा है, ये वाला पार्ट ये बचा है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ई रेस टू ई अपॉन के टी मिलेगा, तो वो भी लिख दीजिए, ई रेस टू ई अपॉन के टी, और बचा है डी ई। तो अब हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पर अब हम इस, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो हम मान लेते हैं, माना ई वी माइनस ई इज इक्वल्स टू यू, जैसा कि हमने पार्ट 1 में माना था, जब हमने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पढ़ी थी, वहाँ पर हमने एनर्जी को यू इस तरह से माना था। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ई वी माइनस ई को यू ले लेते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई वी तो कांस्टेंट होगा, डी ई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस डी ई
माइनस ई है इसलिए माइनस डी ई, और यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी यू, यानी कि डी ई की वैल्यू माइनस डी यू हो जाएगी, क्योंकि हमें डी ई को रिप्लेस करना है तो डी ई की वैल्यू माइनस डी यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको यू में कन्वर्ट कर दिया है, तो जब ई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, मतलब ई की वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो जब ई माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो यू क्या हो जाएगा, यू विल बी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यू टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इसी तरह से जब ई टेंड्स टू ई वी होगा तो यू टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ई जैसे जैसे ई वी की तरफ जाएगा ये टर्म जो है वो ज़ीरो की तरफ बढ़ती जाएगी, तो ई टेंड्स टू ई वी देन यू टेंड्स टू ज़ीरो। तो जो माइनस इन्फिनिटी वाली जो लिमिट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्फिनिटी, एंड ई वी वाली जो लिमिट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ज़ीरो। तो हम लिमिट चेंज कर देते हैं और फिर से हमारा एक्सप्रेशन लिखते हैं। जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पाई बाई टू 8 mh स्टार अपॉन एच स्क्वायर रेस टू 3/2 ई रेस टू माइनस ई एफ अप ओवर के टी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे, ई वी की जगह यू ज़ीरो लिख देंगे। ई वी माइनस ई को हमने यू ले लिया था तो यहाँ यू लिख दिया, यू टू द पावर हाफ ई रेस टू ई, और ई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें इस एक्सप्रेशन से, ई की वैल्यू हमको मिलेगी ई वी माइनस यू। तो ई की वैल्यू ई वी माइनस यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे ओवर के टी, और डी ई की वैल्यू हमने क्या लिखी है माइनस डी यू, तो यहाँ हम माइनस डी यू रख देंगे। अब जो ये एक्सप्रेशन है होल कंसंट्रेशन का, इसको हम फिर से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर लिमिट्स इन्फिनिटी टू ज़ीरो है, तो हम इस नेगेटिव साइन को इस लिमिट के साथ में ले लेते हैं, या लिमिट को चेंज कर देते हैं। ज़ीरो टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमने लिमिट्स चेंज की तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी टू ज़ीरो से ज़ीरो टू इन्फिनिटी कर दिया, ये माइनस डी यू को हमने डी यू कर दिया क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स चेंज कर दी है। और जो ये ई वी अपॉन के टी आ रहा है, ई रेस टू ई वी अपॉन के टी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट होगा, ई वी हमारा कांस्टेंट है, तो ई रेस टू ई वी अपॉन के टी भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो हमें नया एक्सप्रेशन मिलेगा ये। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन है मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, ये गामा फंक्शन होता है। गामा फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी यू टू द पावर हाफ ई टू द पावर माइनस यू अपॉन के टी डी यू, इसका जो वैल्यू होगी वो के टी टू द पावर 3/2 रूट पाई अपॉन 2 से रिप्रेजेंट होती है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब हम इस गामा फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये जो दोनों ई टू द पावर वाली टर्म्स हैं इसको हम ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ई यहाँ पर है, ई टू द पावर ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी, और इस गामा फंक्शन से जो हमें के टी टू द पावर 3/2 मिला वो हमने यहाँ लिखा है रूट पाई बाई 2। इसको हम रूट पाई जो है टर्म और ये पाई टर्म, तो पाई इंटू रूट पाई जो होगा, पाई टू द पावर 3/2 होगा, तो हमने पाई यहाँ पर अंदर ले लिया, और के टी रेस टू 3/2 है तो ये के टी भी हमने यहाँ पर इसके अंदर ले लिया है, तो टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये 2 और 2 मिलके 4 बन जाएंगे, तो 1/4 8 पाई एम एच स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर रेस टू 3/2 ई टू दी पावर, ये जो टर्म है ई वी माइनस ई एफ ओवर के टी। फिर यहाँ से हम इस 8 में से 4 को बाहर निकाल देंगे, तो 4 रेस टू 3/2 बाहर निकलेगा, डेट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर 2 बचेगा, रेस्ट टर्म्स एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगी, ये टर्म भी एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। फिर इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी, इसको छोड़कर जो बाकी सभी टर्म्स हैं वो एन एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये एन एच हमने लिखा है यह कहलाता है होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड, यानी कि संयोजकता बैंड में होल्स की सांद्रता यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये जो एन एच लिखा है हमने, ये जो पूरी टर्म है एन एच, दिस इज़ होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड, क्योंकि पूरे होल्स की कंसंट्रेशन है कि कितने होल्स जो है वैलेंस बैंड के अंदर अवेलेबल हैं। और ये जो एन एच हमने लिखा है ये कहलाता है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। तो इस तरीके से हम होल कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और इफेक्टिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने होल कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे,
क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंस बैंड के अंदर जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंचेंगे, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, क्योंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ni और NH जो दोनों कंसंट्रेशन है, पार्ट 1 के अंदर हमने Ni कैलकुलेट किया था, पार्ट 2 में हमने NH कैलकुलेट किया है, बट ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमने इन दोनों के फॉर्मूले लिखे हैं, उन दोनों के फॉर्मूले को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने Ni की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी जो अभी हमने कल पार्ट 1 में कैलकुलेट की थी, और NH की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, मतलब सब्सटीट्यूट कर दिया है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ऑफ EV माइनस EF अपॉन KT है। जो टर्म कट रही है उसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई KT अपॉन H स्क्वायर रेस टू 3/2 से 2 पाई KT अपॉन H स्क्वायर रेस टू 3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा ME स्टार रेस टू 3/2, ये वाली टर्म बच रही है। फिर ये टर्म एज इट इज़ पूरी की पूरी बच जाएगी क्योंकि उधर कैंसिल नहीं हो रही है। यहाँ पर भी MH स्टार बच जाएगा, और यहाँ पर E रेस टू EV माइनस EF अपॉन KT वाली टर्म एज इट इज़ बच जाएगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें e टू दी पावर वाली टर्म्स को एक साथ रखना है और MH और ME का रेशो जो है वो एक तरफ कर देना है। तो ये ME स्टार टू दी रेस टू 3/2 हम इस तरफ ले जाते हैं, और ये वाला जो पार्ट है E टू दी पावर EV माइनस EF अपॉन KT ये हम इस तरफ ले आते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? E रेस टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास में EF माइनस EC, ये एज इट इज़ आ जाएगा EF माइनस EC, और यहाँ पर EV माइनस EF है। ये टर्म जब इस तरफ आएगी तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? EF माइनस EC माइनस EV, और माइनस EF है तो ये हो जाएगा प्लस EF ओवर KT। ये तो E वाली टर्म्स हो गई, और MH स्टार रेस टू 3/2 ऑलरेडी यहाँ पर है, और ME स्टार रेस टू 3/2 इधर आ जाएगा। मैं इन दोनों की होल पावर 3/2 अप्लाई कर देती हूँ, तो हमें ये एक फॉर्मूला मिलेगा। अब हम इसमें दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। जब हम इस फॉर्मूला में दोनों तरफ लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो आपको पता है लोग बेस E और लॉग E, और जो भी टर्म ऊपर आ रही, सपोज x आ रहा है तो x को तो हम आगे ले लेते हैं, तो x log E बेस E, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म जो है log लेने के बाद में, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो हमें log लेने के बाद में एक बार मैं एक टर्म लिख देती हूँ, log E EF माइनस EC माइनस EV, और ये EF और ये EF मिलके 2EF हो जाएंगे, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं, 2EF ओवर KT आ रहा है इज इक्वल्स टू MH स्टार अपॉन ME स्टार रेस टू 3/2। ये टर्म हमको मिल रही है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ऊपर जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो टर्म आ रही है पावर के अंदर, वो पूरी की पूरी टर्म आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, EF माइनस EC माइनस EV ओवर KT, और log E बेस E जो कि वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। log E बेस E इज इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा? MH अपॉन ME होल पावर स्टार होल पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अब सॉरी, लोग यहाँ पर भी लेना है तो यहाँ पर भी एक लोग लगेगा, तो ये लोग हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने दोनों तरफ लोग लिया था, तो हमें यहाँ पर भी लोग लिखना है, तो हमें ये लोग में टर्म मिलेगी। अब हम इस KT को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी 2EF माइनस EC माइनस EV ओवर KT वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो KT log, अच्छा log MH स्टार ओवर ME स्टार रेस टू 3/2 है, तो पावर जो है आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो इट विल बी 3/2 log MH स्टार ओवर ME स्टार। अब हमें ये टर्म मिल जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। EF की वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पर, तो EF की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 2EF के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये EC भी उस तरफ चला जाएगा, इक्वल के उधर EV भी उस तरफ चला जाएगा, तो हमें वैल्यूज़ क्या मिलेंगी यहाँ पर? EC नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, EV भी इक्वल के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3/2 KT log MH स्टार ओवर
Me स्टार, ये टर्म हमको मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन से हमें EF की वैल्यू निकालनी है, तो EF की वैल्यू निकालने के जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है वो हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो EF हमें क्या मिलेगा, EC प्लस EV, इस पर टोटल डिवाइडेड बाई 2 लिख रही हूँ मैं, और जब ये 2 इधर डिवाइड होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 बना देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3/4 KT log MH स्टार ओवर Me स्टार, ये टर्म हमको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं T = 0 केल्विन की, मान लीजिए टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है, तो इन डेट केस अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है प्लस वाली ये 0 हो जाएगी, और हमें EF की वैल्यू क्या मिलेगी, EC प्लस EV ओवर 2, ये वैल्यू हमें EF की मिलेगी। EF हमारा क्या है, फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि फर्मी एनर्जी 0 केल्विन पर जो हमारा एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप EG, उसके बिल्कुल मिडिल में होती है, क्योंकि EC प्लस EV अपॉन 2 क्या होगा, हमने डायग्राम बनाया था, बैंड डायग्राम, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा वैलेंस बैंड वाला पार्ट था, ये कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये जो पार्ट था हमारा वो ये EC था, ये EV था, EC प्लस EV अपॉन 2, यानी कि इसके जस्ट सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ये आएगा इस तरीके से, ये EF है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि फर्मी एनर्जी लेवल इज लाइज इन द मिडिल ऑफ द EC एंड EV लेवल, बिल्कुल उनके सेंटर में होगा। हम कह सकते हैं EG/2 जो एनर्जी गैप होता है उसका जस्ट आधे पार्ट में फर्मी एनर्जी लेवल लाई करता है। मुझे लगता है आपको समझ में ज़रूर आया होगा आज का वीडियो। ये पूरा होल कैरियर कंसंट्रेशन का पार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स के लिए नेज अर्धचालकों के लिए NH = NE एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया हुआ है। आप इजीली इन नोट्स को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।